जय हिंद प्यारे साथियों। नीरज आईएएस के इस ऑनलाइन मंच में आप सभी का भरपूर स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी का 7वां चैप्टर इस समय पढ़ रहे हैं, जो कि आपका मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंध रखता है। और साथियों, इस 7वें चैप्टर में, इस 7वें अध्याय में मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं विजयनगर साम्राज्य के विषय में। एक बार फिर से आप सभी सुन लीजिए कि इस 7वें अध्याय में हम लोग विजयनगर साम्राज्य पर चर्चा करने वाले हैं। तो देरी ना करते हुए आइए जल्दी से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उसके पहले आप सभी को एक काम करना होगा। अगर अभी तक आप सभी ने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई बाबू और सोना जो है तैयारी कर रहा है या कर रही है तो उसको तो जरूर शेयर कर देना। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां आप देखोगे तो यहां आपको मोटिवेट करने के लिए कुछ पंक्तियां दी गई हैं, जिनको जो है मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं। यहां कहा जा रहा है, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए अगर नदियां तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। आशा करता हूं पंक्तियां आपको बहुत ही अच्छी लगी होंगी। आइए जो है हम लोग शुरू करते हैं। यहां आप देखोगे तो दिया गया है अध्याय 7। अध्याय 7 अगर आप अपनी पुस्तक में देखोगे तो कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ मिल जाएगा, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। जल्दी जल्दी से जो है अपनी एनसीईआरटी की पुस्तक को जो है आप खोलकर बैठ जाओ और जो जो चीजें मैं बताते चल रहा हूं उसको वहीं बगल में जगह रहती है, वहां लिख भी सकते हो। और आप जो है हाइलाइटर वगैरह लेकर बैठ जाइए, उन बिंदुओं को जो है हाईलाइट करते चलिए, ताकि जब दोबारा कभी आप एनसीईआरटी पढ़ने बैठो तो आपको जो है केवल हाईलाइट पॉइंट ही दिखें, अन्य चीजें ना दिखें। इससे क्या होगा कि जब आप दोबारा कभी पढ़ोगे तो आपको जो है पढ़ने में काफी आसानी होगा। समझ में आई बात? तो आशा करता हूं आप सभी एनसीईआरटी खोल के बैठ गए होंगे। आइए जो है अब एक एक करके हम लोग जो है चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहां आपने एक नाम सुना, विजयनगर। तो सबसे पहले हमें यही जान लेना चाहिए कि विजयनगर का मतलब क्या होता है। ये परीक्षाओं में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे फालतू के लोग होते हैं जो इन चीजों को पूछ लेते हैं। परीक्षा से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मान लो कभी आप विजयनगर का चैप्टर खोल के बैठे हो, कोई बंधु आ जाए और बोले कि बताओ विजयनगर का मतलब क्या होता है, तो ये सारी चीजें जो है आपको जानकारी के लिए जो है इकट्ठी करनी है। परीक्षा से जो है इसका दूर दूर तक कहीं नाता वाता नहीं है। समझ में आई बात? तो कुछ चीजें जो है जरूरी होती हैं परीक्षा के लिए, और कुछ चीजें जरूरी होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, इसका परीक्षा से दूर दूर तक कोई भी नाता वास्ता नहीं है। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर विजयनगर का मतलब क्या होता है। तो भैया, विजय और नगर यहाँ दो शब्द हैं, दोनों को जो है हमें क्या करना है बाबू, अलग अलग तोड़ना है। क्या करना है? अलग अलग तोड़ना है, अलग अलग तोड़ना है। विजय को अलग कर देना है, नगर को अलग कर देना है। यहां आप विजय का मतलब देखोगे तो विजय का मतलब होता है जीत, विजय का मतलब होता है जीत, और नगर का मतलब होता है भैया शहर। अब आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप समझ जाओगे कि विजयनगर का मतलब होता है विजय का शहर, जीत का शहर। तो अब कोई भी पूछे कि विजयनगर का मतलब बता दो बाबू, तो तुरंत जो है फट से आपको बता देना है कि विजय का नगर, जीत का शहर। तो वही जो है यहां लिख दिया गया है, विजय का
शहर। विजयनगर का अर्थ होता है, विजयनगर का मतलब होता है विजय का शहर। और आप सभी ने कभी कभी सुना होगा कि विजयनगर एक शहर है। किसी को कहते हुए जरूर सुना होगा कि विजयनगर शहर में ये चीज हुई है। और किसी किसी के मुख से आपने सुना होगा, किसी किसी किताब में आपने देखा होगा विजयनगर साम्राज्य। तो दोनों बातें जो है एक ही हैं। ठीक है, दोनों बातें जो है एक जगह पर दोनों की दोनों सही हैं। जो विजयनगर नाम है उसका प्रयोग भैया शहर के लिए भी किया जाता है और उसका प्रयोग जो है साम्राज्य के लिए भी किया जाता है। ये छोटे छोटे से बिंदु हैं जो आपके मन में कंफ्यूजन उत्पन्न करते ही रहते हैं। तो इसलिए जो है सबसे पहले इन्हीं का खात्मा करना जरूरी है। इतना समझ में आया? इतना बेसिक, इतना जीरो से आपको कोई भी नहीं समझाएगा। ये भी बात जो है आप जान लीजिए, ये बात भी आप नोट कर लीजिए। मैं आपको जो है छोटे छोटे बच्चों की तरह जो है उंगली पकड़ाकर पहले चलना सिखाऊंगा, फिर उसके बाद जो है आपको साइकिल और बाइक जो है दे दूंगा और जो है आप खुद जो है अपना रास्ता देखिएगा, है ना, आप खुद जो है मंजिल तक जाइएगा। तो इस तरीके से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। मैं तो अपना फर्ज जो है बाकायदा निभा रहा हूं भैया, लेकिन आपको भी जो है आपका फर्ज निभाना पड़ेगा। और मैं हमेशा से कहता आया हूं और आज भी कह दे रहा हूं कि अगर आप इस चैनल को अपना मानते हो, अगर आप इस चैनल के प्रति अपना प्यार दुलार दिखाते हो, तो आने वाले समय में चाहे यूपीएससी हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे आरओ हो, चाहे यूपीपी हो, चाहे पेट हो, चाहे नेट हो, चाहे जेआरएफ हो, चाहे जो भी कंपटीशन की तैयारी हो, मैं एकदम फ्री में लाऊंगा। अगर आप YouTube पे कहोगे तो YouTube पे आएगा, अगर आप ऐप पे कहोगे तो ऐप पे आएगा, या आप जो है किसी और व्यवस्था के माध्यम से पढ़ना चाहते हो, अगर आप ऑफलाइन भी पढ़ना चाहते हो तो उसकी भी व्यवस्था जो है एकदम फ्री में की जाएगी। लेकिन उसके पहले आप सभी को चैनल के प्रति अपना प्यार दुलार दिखाना होगा। समझ में आई बात? ये बातें जो है मैं बार बार नहीं बताऊंगा, बार बार नहीं समझाऊंगा। समझ में आई बात? तो इतना तो हमने जान लिया। अब आइए बात कर लेते हैं कि आखिर विजयनगर साम्राज्य का विस्तार जो है कहां से कहां तक है। विजयनगर साम्राज्य का विस्तार जो है कहां से कहां तक है, तो आप भैया ये इधर देखोगे तो ये लगभग जो है 14वीं से 16वीं सदी का मानचित्र दिया गया है। और उस समय जो भी सल्तनत, जो भी साम्राज्य जो है उभर रहे थे, उनका जो है यहाँ नाम अंकित कर दिया गया है। अगर मानचित्र आपको दिख रहा हो तो थोड़ा सा जूम करिएगा तो आपको जो है दिख जाएगा, लेकिन इसमें से सारा का सारा जो है आपको नहीं जानना है। अभी जो है मैं बता दूंगा किनको किनको याद रखे रहना है। यहां देखोगे भैया तो उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक इसका विस्तार था। यानी कि उत्तर में देखोगे भैया तो कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण तक, सुदूर दक्षिण तक जो है इसका विस्तार था। समझ में आई बात? आइए जो है अब इसे मैं मैप के माध्यम से, इसे मैं मानचित्र के माध्यम से आपको दिखा दे रहा हूं। ये समझ लो जो है इतना पूरा का पूरा क्षेत्र में जो है जितना मैप आपको दिख रहा है, पूरे के पूरे क्षेत्र में जो है विजयनगर साम्राज्य का विस्तार है। यहां आप देखोगे तो ये कृष्णा नदी हो गई, और कृष्णा नदी से लेकर भैया यहां तक ये सुदूर दक्षिणतम बिंदु है ना, ये सुदूर जो है दक्षिण का बिंदु है। कृष्णा नदी से लेकर जो है यहां तक, कृष्णा नदी से लेकर यहां तक विजयनगर साम्राज्य का विस्तार था। तो आप जो है देख सकते हो, इसको जो है मैं थोड़ा रंगने का प्रयास करता हूं, है ना, आप देख सकते हो। मैं पूरा का पूरा जो है इसे कृष्णा नदी तक लेकर जाऊंगा, है ना। तो आप देख सकते हो जिन 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 क्षेत्रों को मैंने जो है इस रंग से जो है इस तरह से किया है, आप देख सकते हो यहाँ कृष्णा नदी है और ये जो है आपका दक्षिण है। तो यहां से लेकर यहां तक जो है इसका विस्तार था, इस साम्राज्य का विस्तार था।
अब कहोगे सर क्या ये विस्तार जो है हमेशा समान रहे, तो मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं भैया। पहला राजा आया, उसने जो है कुछ खुरापात किया तो हो सकता है यहाँ का भी जो है बटोर लिया, और कुछ उसमें से कमजोर शासक आए तो जो इधर का जो है थोड़ा दमदार शासक हुआ वो इसके राज में घुस आया। तो ये क्षेत्र आप देखोगे तो बीच बीच में जो है आपको घटते और बढ़ते हुए दिख जाएंगे, घटते और बढ़ते हुए दिख जाएंगे। लेकिन आपको बस इतना याद रखना है कि उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक जो है इस साम्राज्य का विस्तार था। आप देखोगे तो ये जो पॉइंट है, ये जो फैक्ट है, ये आपकी परीक्षाओं में पूछ लिया गया है, चाहे पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे ये यूपीएससी वाला हो, चाहे आपका ये आरओ हो गया, चाहे इधर आप नेट जीआरएफ वगैरह देख लो, चाहे और भी जो परीक्षाएं होती हैं उनमें देख लोगे तो ये आपको पूछा हुआ मिल जाएगा। समझ में आई बात? तो इतना आपने समझा, इतना आपने जाना, इसका विस्तार समझ लिया। अब विस्तार जब आप सभी ने समझ लिया तो इसमें जो है कुछ क्षेत्रों का नाम जो है आपको याद रखे रहना है। यहां आप देखोगे तो ये विजयनगर साम्राज्य है, इसी के विषय में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। यहां आप देखोगे तो कृष्णा नदी हो गई, यहां आप देखोगे बच्चों तो तुंगभद्रा नदी हो गई, है ना। यहां आप देखोगे तो बीजापुर हो गया, है ना। यहां आप देखोगे तो वारंगल हो गया, वारंगल। यहां वारंगल में आप देखोगे तो काकतीय राजाओं का शासन चल रहा होता है, काकतीय राजवंश, है ना, काकतीय राजाओं का शासन चल रहा होता है। यहां आप देखोगे तो गोलकुंडा हो गया, इधर आप देखोगे तो बीदर हो गया। यहां आपको एक नाम और नोट रखना है, मैसूर। ये जो मैसूर है ये आधुनिक भारत का पार्ट हो जाएगा, लेकिन ये जो है संबंध विजयनगर से रख रहा है, विजयनगर के बिखराव से यह अस्तित्व में आएगा, तो इसलिए जो है इस नाम को भी याद रखे रहना। और ये जो 2 4 6 नाम मैंने बताया, ये सारे नाम जो है अभी आपको आगे दिखने वाले हैं, तो इसीलिए मैंने पहले ही नोट करा के रख दिया है। समझ में आई बात? आगे बढ़ें। अगर आपको समझ में ना आए तो आप जो है कमेंट वगैरह भी कर सकते हो, है ना। आगे बढ़ते हैं। यहां आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि विजयनगर साम्राज्य जो होता है उस पर 4 राजवंशों ने शासन किया था। जैसे आपने सुना है पीछे दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत पर जो है 5 राजवंशों ने शासन किया था, जिनमें पहला गुलाम हो जाएगा, दूसरा खिलजी हो जाएगा, तुगलक हो जाएगा, सैयद हो जाएगा और लोदी हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से विजयनगर साम्राज्य पर 4 राजवंशों ने शासन किया था। पहला राजवंश आप देखोगे तो आपको मिलेगा संगम राजवंश, दूसरा राजवंश आपको सुलुभ राजवंश के नाम से दिख जाएगा, तीसरा तुलुभ, और चौथा है अराबिडु वंश। समझ में आई बात? तो विजयनगर साम्राज्य पर 4 राजवंशों ने शासन किया, जिनको क्रमशः जो है मैंने कुछ इस प्रकार से लगा दिया है। वही बात यहां बताई जा रही है कि विजयनगर साम्राज्य पर 4 राजवंशों ने शासन किया था। पहला हो जाएगा संगम राजवंश। तो आपको जो है सबसे ज्यादा किसको याद रखना है? तो सबसे ज्यादा जो है संगम राजवंश को याद रखना है, क्योंकि यह पहला राजवंश हो जाता है और पहले राजवंश का योगदान जो है थोड़ा ज्यादा होता है, तो इसलिए वह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो संगम राजवंश के विषय में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। आप देखोगे तो ये सुलुभ राजवंश आता है। ये जो सुलुभ राजवंश होता है ये उतना प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि इसके जो शासक होते हैं वो पहले से कोई राजा महाराजा नहीं होते हैं, वो जो है सेना वगैरह होते हैं और जो है मार पीट के गद्दी जो है अपने अंडर में ले लेते हैं। तो भैया जो पहले से राजा महाराजा नहीं थे, जिनके पास जो है पहले से अपना पैसा वगैरह नहीं है, तो वो शासन को अपने आप ही नहीं चला पाएंगे, है ना। अगर ये जो है रजवाड़े खानदान से होते, इस वंश वाले रजवाड़े खानदान से होते तो उनके पास भैया सब कुछ जो है पैसा वगैरह सब कुछ होता, आराम से चला ले जाते। लेकिन यहाँ के जो शासक थे वो जो है सैनिक वगैरह, सैनिक पृष्ठभूमि से आते थे, तो इसलिए जो है वो ज्यादा प्रभावी नहीं हो पाए।
तो इसके विषय में जो है आपको 2-4 लाइन पढ़ लेना है, चाहे जहां से पढ़ लेना है, बस उसके बाद जो है इसका काम तमाम हो जाएगा। यही मैं एक चीज और बता दे रहा हूं, हरियर और बुक्का जो है दोनों मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं और हरियर और बुक्का जो है संगम वंश से थे, है ना। तो इसको जो है आप इस तरीके से नोट रखे रहना। हरियर और बुक्का दोनों भाई मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं जो कि संगम वंशीय होते हैं। ये हो गया। फिर आप देखोगे जो सुलभ वंश है, जो सुलभ वंश है, जो सुलभ वंश है इसके संस्थापक होते हैं सालुब नरसिंह। कौन होते हैं बच्चा? सालुब, सालुब नरसिंह। और भैया जो ये तुलुब वंश होता है, इस तुलुब वंश के संस्थापक होते हैं वीर नरसिंह। कौन होते हैं भैया? वीर नरसिंह, है ना। तो इन तीनों के बारे में जो है आपको इसी प्रकार से याद रखना है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर व बुक्का द्वारा किया गया था। हरियर और बुक्का जो है संगम वंश के थे और जो सुलभ वंश है उसके संस्थापक जो है सालुब नरसिंह थे और ये जो तुलुब राजवंश है इसके संस्थापक जो है वीर नरसिंह है। और आप इसी तुलुब वंश में देखोगे तो एक सबसे महान, सबसे प्रतापी शासक होते हैं जिनका नाम होता है कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय के विषय में जो है हमें अच्छे से पढ़ाई करना है क्योंकि वह इस वंश के सबसे महान, सबसे प्रतापी राजा होते हैं। और आप कला वगैरह के क्षेत्र में देखोगे, आप जो है आर्ट एंड कल्चर से देखोगे तो उनका महत्व जो है काफी हो जाता है, उनकी भूमिका जो है काफी विस्मरणीय होती है। तो ये हो गया। और अराविडु वंश, इसके विषय में भी जो है हमें ज्यादा जानकारी नहीं लेना है क्योंकि ये रहता तो काफी टाइम तक है लेकिन इसका जो है भारतीय इतिहास में जो है उतना योगदान वगैरह नहीं है। तो इसको भी जो है हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, 2-4 लाइन जो है कहीं से भी मिल जाए आपको जो है ले लेना है, उठा लेना है, इतनी ही इसकी चर्चा। चाहे आप स्टैंडर्ड पढ़िएगा तब ले लीजिएगा, चाहे जहां आप किसी चीज की तैयारी भी कर रहे होंगे तो इनके विषय में और इनके विषय में ज्यादा मत पढ़िएगा। और इसमें भी जो है आपको कुछ मुख्य मुख्य बिंदुओं को ही पढ़ना है। और तुलुब वंश में आपको केवल और केवल जो है राजा कृष्णदेव राय के विषय में जो है अच्छे से पढ़ लेना है। और इसी वंश के दौरान जो है और लगभग लगभग आप देखोगे इस वंश के दौरान जो है कुछ विदेशी यात्री वगैरह आते हैं, तो उस पॉइंट को भी जो है आप जरूर नोट रखे रहना। और आपको जो है ये टाइमिंग जो है जरूर याद रखना है। कभी कभी आप देखते होंगे कि सही मिलान के तौर पर, सही क्रम में जमाने के तौर पर जो है आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये वंश जो है कब से कब तक चलते हैं इसको जरूर आपको नोट रखे रहना है क्योंकि आप देखोगे चाहे ये तमाम स्टेट पीसीएस हो गए, आरओ आरओ वगैरह हो गया, यहाँ आप देखोगे तो ऐसे फैक्ट जो है पूछ लिए जाते हैं, सीधा का सीधा पूछ लिए जाते हैं। समझ में आई बात? तो आपको जो है इन बिंदुओं को भी जरूर नोट रखे रहना है, जरूर याद रखे रहना है। संगम वंश जो है 1336 से जो है 1485 तक चलता है, 85 से जो है 1505 तक सुलुभ चलता है, फिर तुलुभ की बारी आती है, ये 1505 से जो है 70 तक चलता है। फिर आपका हो जाएगा अराविडु वंश। यहाँ जो है रा पे बड़ा आ की मात्रा लगा लीजिए और जो है आप इसे छोटा ऊ की मात्रा कर सकते हो। तो अराविडु वंश जो है ये 1570 से लेकर 1649-50 के आसपास तक चलता है। आपको जो है ये डेट कुछ इधर उधर भी मिल सकती है, तो आप जो है आराम से स्वीकार कर लीजिएगा। क्या करना है? आराम से स्वीकार कर लेना। किसी भी टीचर को जो है भला बुरा बिल्कुल भी मत कहना क्योंकि कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जिनको हम जो है पूरा क्लियरली नहीं बता सकते। ऐसा मैंने आपको कक्षा 8 की एनसीईआरटी के दौरान बता दिया है, पहले चैप्टर में आप जाके उसको देख लेना, है ना। तो किसी पर भी उंगली उठाने से पहले आपको 100 बार जो है सोच लेना चाहिए, 100 बार विचार कर लेना चाहिए, उसके बाद निर्णय और फैसला लेना चाहिए। तो आइए जो है सबसे पहले वंश के विषय में हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहला वंश है संगम वंश जो कि 1336 से जो है 1485 तक शासन वगैरह करता है।
यही जो है मैं आपको एक कहानी सुना दे रहा हूं और उस कहानी के रास्ते आप देखोगे और अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठा के देखोगे तो उसी कहानी से आपको एक दो क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। समझ में आई बात? तो आइए कहानी सुन लेते हैं कि आखिर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कैसे होती है। आप देखोगे तो काकतीय राजवंश का शासन चल रहा होता है दक्षिण भारत में, जिस पर एक फिल्म भी बनी है रुद्रमा देवी करके। आप उस फिल्म को भी जरूर देख लेना। उस फिल्म में आप देखोगे तो अल्लू अर्जुन जी जो हैं वो गोना गन्ना रेड्डी के किरदार में आपको दिख जाएंगे। समझ में आई बात? तो वारंगल के काकतीय राजाओं का शासन चल रहा होता है और उन्हीं के यहाँ जो है सामंत के रूप में, किस रूप में भैया? सामंत के रूप में हरियर और बुक्का काम कर रहे होते हैं। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, समय बीतता गया। फिर इन्होंने जो है काकतीय राजवंश को छोड़कर काम्पिली राजवंश के अधीन जो है सेवा देना प्रारंभ कर दिया। यानी कि जैसे मान लो कोई एक नौकर है, वो काम कर रहा है और उनके यहाँ काम जो है पसंद नहीं आया तो जो है अगला देख लेता है। आप सवारी करने जाते हो तो एक जगह जो है आप सवारी कर लिए अच्छे से, है ना, इस बार मेट्रो से गए, फिर उसके बाद कहोगे मेट्रो पसंद नहीं आया, चलो जो है फ्लाइट वगैरह से चलते हैं। तो सेम उसी प्रकार से हरियर और बुक्का जो है ये काकतीय राजाओं के यहाँ जो है वारंगल के काकतीय राजाओं के यहाँ सामंत थे और फिर समय बीतता गया, फिर ये जो है काम्पिली राजवंश के अधीन जो है सेवा करने लगे, है ना। तो यही चीज यहाँ दिया गया है, काम्पिली राज के अधीन सेवा करने लगे, काम करने लगे। फिर आप देखोगे मोहम्मद बिन तुगलक नाम का एक आदमी होता है जो कि दिल्ली सल्तनत से आता है और काम्पिली राज्य पर जो है आक्रमण कर देता है, हल्ला बोल देता है, कहता है लूटो। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने काम्पिली राज्य पर आक्रमण कर दिया और वहां विजय प्राप्त कर लिया तो हरियर और बुक्का जो है उसके हाथ लग गए। अब भैया जैसे हरियर और बुक्का उसके हाथ लगे वैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, उसे इस्लाम बना दिया, उसका धर्मांतरण करा दिया। फिर भैया धीरे धीरे कुछ समय बीतता गया और आपने दो नाम सुना होगा, विद्यारण्य और सायण। विद्यारण्य जो है ये हरियर और बुक्का के गुरु होते हैं। वहीं आप सायण को देखोगे, सायण वही हैं जिन्होंने वेदों वगैरह पर टीका लिखा था। समय बीतता गया और विद्यारण्य और सायण की मदद से ये दोनों भाई फिर से दोबारा हिंदू धर्म जो है अपनाते हैं, है ना। विद्यारण्य और सायण जी ने कुछ मंत्र वगैरह मारा होगा कि ओम धर्म परिवर्तनाय नमः स्वाहा, फिर से हिंदू बनाए नमः स्वाहा, कुछ इस प्रकार से मंत्र मारा होगा और हरियर और बुक्का फिर से जो है हिंदू धर्म में परिवर्तित हो जाते हैं, फिर से हिंदू धर्म में आ जाते हैं। और उसी के बाद आप देखोगे दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र में 1336 ईस्वी में दोनों भाई मिलकर जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो इसीलिए जो है कुछ इतिहासकार इसे कर्नाटक साम्राज्य के नाम से भी पुकारते हैं। अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाए कर्नाटक साम्राज्य या कर्नाटक साम्राज्य तो आप समझ जाना कि विजयनगर की बात कही जा रही है। और जो कहानी मैंने सुनाया यहां से आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना बरकरार रूप से बनी हुई है। जो कहानी मैंने सुनाया वही सारी कहानी यहाँ लिखी गई है। इसका आप सभी स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे जो है पढ़ने और समझने का प्रयास भी करिएगा। और अगर नहीं समझ में आता तो एक बार जो है वीडियो को पीछे करिएगा, अपने आप ही समझ में आ जाएगा। दोबारा सुनिए, समझ में आ जाएगा, ज्ञान चक्षु जो है खुल जाएंगे। तो ये हो गया। तो यही सारी बातें जो मैंने आप सभी को कहानी के माध्यम से समझाया वही सारी बातें यहाँ लिखी गई हैं। अब यहाँ आपको ये नोट रखना है कि जो विद्यारण्य जी हैं ये औरों के भी गुरु हो सकते हैं।
ये जो विद्यारण्य जी हैं ये औरों के गुरु भी हो सकते हैं। तो इसलिए जो है इस फैक्ट में अगर कोई भी हेरफेर आपको कहीं और मिलता है तो आप सभी को घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आई बात? जैसे मान लो मैंने आपको पढ़ाया तो मैं आपका गुरु हो गया, और फिर धीरे धीरे मैं बुढ़ा हो जाऊंगा और आपके बच्चे होंगे तो उनको भी तो पढ़ाऊंगा। तो इसलिए जो है मैं आपका भी गुरु हूं, आपके बच्चों का भी गुरु हूं, आपके और भी जो रिश्तेदार होंगे उनको भी जो है मैं गुरु हो सकता हूं। समझ में आई बात? आपका गुरु, आपके बच्चों का गुरु, आपके रिश्तेदारों का गुरु, सबका गुरु हो सकता हूं मैं। तो इसलिए जो है ऐसे फैक्ट में अगर आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन दिखे तो उसको जो है आप सभी को आंख बंद करके स्वीकार कर लेना है। ये सब चीजें जो है मार्केट में कोई भी जल्दी बताता नहीं है, मैं बताता भी चल रहा हूं। तो ये देख लो, और आप यहां से देखोगे भैया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लो, यहाँ कुल से जो कहानी मैंने सुनाई क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं और भविष्य में भी पूछे जाएंगे, भविष्य में भी पूछे गई है कि संगम वंश को जो है सुलुबों ने उखाड़ फेंका, और जो है सुलुब वाले जो है सैनिक कमांडर थे जो कि 15/5 तक सत्ता में रहते हैं। फिर इसके बाद जो है एंट्री मारता है तुलुब वंश, और तुलुब वंश के बाद एंट्री मारता है अराभिडु वंश। इतनी बात को आपने समझा? आगे अब हम लोग बात करेंगे राजा कृष्णदेव राय के विषय में। और मैंने आप सभी को बताया कि राजा कृष्णदेव राय जो है तुलुब वंश से संबंध रखते हैं। हालांकि तुलुब वंश में और भी शासक हुए हैं, इनके पहले भी हुए हैं और इनके बाद भी होंगे, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एनसीईआरटी के दायरे को तोड़ा ना जाए। हालांकि मैंने बहुत सारा तोड़ दिया है, मैंने एनसीईआरटी के दायरे को जो है बहुत तोड़ दिया है, लेकिन फिर भी जो है थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। ये हो गया। तो कृष्णदेव राय जी के विषय में आइए पढ़ लेते हैं। यहाँ जो है कृष्णदेव राय जी की पिक वगैरह आप देख सकते हो। यहाँ इसीलिए लिख भी दिया गया है कि ये तुलुब वंश से थे। और आप देखोगे तो अभी हाल फिलहाल में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, कई टाइप के जो है उसमें मिला के इनका शासनकाल पूछ लिया था, है ना। तो इनका शासनकाल आपको नोट रखे रहना है। 15/9 से जो है 29 तक ये शासन में रहते हैं, ये सत्ता संभाले रहते हैं। तो ये जो है आप देखोगे तो पूछ लिया गया है। समझ में आई बात? तो इनको नोट रखना है। इसी काल में यानी कि इन्हीं के काल में आप देखोगे तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का क्षेत्र जो कि रायचूर दोआब के नाम से प्रसिद्ध था, हासिल किया गया। ऐसा आपकी एनसीईआरटी कह रही है। और कब हासिल किया गया? तो 15/12 में। ये जो रायचूर का दोआब है भैया, ये बहुत उपजाऊ भूमि होती थी, है ना, तो उसी के लिए जो है मारपीट होता था। उड़ीसा 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 के शासकों का जो है इन्हीं के टाइम पर दमन किया गया 1514 में। बीजापुर के सुल्तान को बुरी तरह से पराजित किया गया 1520 ईस्वी में। तो ये सब चीजें जो है आपके लिए फैक्ट हैं, और इस फैक्ट को जो है आपको याद करना ही पड़ेगा। 2-3 बार देखोगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। रट्टा बिल्कुल भी मत मारना। रट्टा को जो है अंतिम अस्त्र के रूप में उपयोग करना। जब कोई भी दरवाजा जो है ना खुले तब जो है आप रट्टा मारना। ये हो गया। तो ये सारी चीजें जो है आपको रटनी ही पड़ेंगी, यानी कि याद करनी ही पड़ेंगी। कुछ बेहतरीन मंदिरों जैसे हजारा राम मंदिर यानी कि 1000 खंभों वाला मंदिर के निर्माण तथा कई महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों यानी कि प्रवेश द्वारों को जोड़ने का श्रेय जो है किसको जाता है? तो राजा कृष्णदेव राय को जाता है। आप पिछले वर्षों के क्वेश्चनों को देखोगे तो ये वाला जो है आपसे पूछा हुआ आपको मिल जाएगा, ये आपको जो है मिल जाएगा। आप पेपर उठा के पेपर पलट के देख लोगे तो मिल जाएगा। और हजारा राम मंदिर भी जो है इन्हीं ने बनवाया था, तो ये भी आप देख सकते हो। ये उसकी दीवार है, हजारा राम मंदिर की दीवार है, और उस पर आप देख सकते हो क्या क्या जो है कलाकारी की गई है। इन्होंने क्या किया था भैया कि अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप ही जो है नगलपुरम नामक नगर की स्थापना किया था। ये भी आप अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखोगे तो उसमें पूछा हुआ मिल जाएगा कि नगलपुरम नामक नगर की स्थापना किसने किया।
आप उठा के पेपर देख लोगे तो आपको जो है पूछा हुआ मिल जाएगा। यूपीएससी, इधर आप पीसीएस, आरओ वगैरह देखोगे तो वहां पूछा हुआ मिल जाएगा, है ना। ये भी पूछा हुआ आपको मिल जाएगा। मैं स्टार ही लगा देता हूं। यहां से भी जो है क्वेश्चन बना दिया गया है ना, यहां से भी क्वेश्चन बना दिया गया है। और राजा कृष्णदेव राय जो है ये भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भारतीय इतिहास में जो है इनका महत्वपूर्ण योगदान है, तो इसलिए जो है हम इनको अच्छे से पढ़ते हैं और यहाँ से जो है अच्छे खासे क्वेश्चन वगैरह भी पूछ लिए जाते हैं। कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात जो है यानी कि 1529 में राजकीय ढांचे में क्या आता है भैया, तनाव उत्पन्न होने लगता है। उसके उत्तराधिकारियों को यानी कि जो राजा कृष्णदेव राय के बाद बचे रहते हैं उनको जो है बहुत बुरी तरह से जो है बहुत सारे विद्रोहों वगैरह से, बहुत सारे सेनापतियों के चुनौती वगैरह से क्या करना पड़ता है भैया, सामना करना पड़ता है। जिसके चलते भैया सत्ता जो है इसके हाथ में चली जाती है, जो कि 17वीं शताब्दी के अंत तक सत्ता में बने रहते हैं। अब आप यहां एक बात और नोट कर लो, कहीं कहीं जो है इस तरह से भी दे दिया जाता है कि अराबिडू वंश का शासन जो है कब तक रहता है। तो उसमें जो मैंने आपको 49-50 वाली डेट बताई थी उसको ना पूछ के ये वाला पूछ लेता है ना। तो अराविडू वंश जो है 17वीं शताब्दी के अंत तक सत्ता पर बने रहते हैं। तो ये भी जो है आपको नोट रखे रहना है ना, इसीलिए जो है मैंने स्टार लगा दिया। इसको भी आपको क्या करना है, नोट किए रहना है। आगे कुछ बातें और कही जा रही हैं, ये सीधा का सीधा फैक्ट है, इसमें कुछ समझाने उमझाने लायक नहीं है, तो मैं पढ़ दे रहा हूं भैया, आप सभी नोट कर लीजिए। या पहले एक बार आप इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले डालिए। ले लिया स्क्रीनशॉट, आइए पढ़ देता हूं। यहां देखोगे भैया तो प्रारंभ में राजधानी कहां रहती है, तो अनेगोंडी रहती है। प्रारंभ में राजधानी भैया अनेगोंडी रहती है। उसके बाद आप देखोगे भैया तो हम्पी में ट्रांसफर कर दिया जाता है, हम्पी में हस्तांतरित कर दिया जाता है। और आप देखोगे भैया जो हम्पी नाम है यह स्थानीय देवी पंपा देवी के नाम पर पड़ा। तो हो सकता है कभी एग्जामिनर का मूड जो है घूम जाए, इस तरह के क्वेश्चन भी बना दे, तो आपको नोट रखे रहना है। हम्पी को जो है 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ये भैया आपके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। क्या है भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। खासकर जो पेट वगैरह की तैयारी करते हैं, यूपीपी वगैरह की तैयारी करते हैं, उनके लिए जो है यह फैक्ट वरदान के समान है ना। तो ये हो गया। हम्पी के खंडहरों की खोज जो है 1800 ईस्वी में कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा की गई थी। बाद में आप देखोगे तो 1815 ईस्वी में उन्हें भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया। आप देखोगे तो विजयनगर साम्राज्य में एक नाम आता है विरूपाक्ष। एक नाम आप सुनोगे जब विजयनगर साम्राज्य को पढ़ोगे तो एक नाम आपको मिलेगा विरूपाक्ष। अब ये विरूपाक्ष क्या होता है, आइए इसको जान लेते हैं। विरूपाक्ष जिन्हें शिव के एक रूप के रूप में मान्यता प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा इतिहासकार स्वीकार करते हैं कि ये राज्य के संरक्षक देवता थे, ये राज्य की रक्षा करते थे। विरूपाक्ष यानी कि शंकर भगवान। जैसे ही नाम सुनाई दे विरूपाक्ष, वैसे कहना भोले बाबा की जय, है ना। तो ये भोले बाबा थे, भोले बाबा भैया राज्य की रक्षा करते थे। इतना आपने समझा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये भी जो है कभी कभी पहले तो पूछा जाता था, अब इसका ट्रेंड जो है, इसका चलन जो है थोड़ा कम हो गया है। हो सकता है आगामी समयों में पूछा वगैरह जाए। और भैया ये तालीकोटा का युद्ध, जिसे जो है राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, जिसे बन्नी हट्टी की लड़ाई भी कहा जाता है। तो आपको अब ध्यान रखना है कि तालीकोटा के युद्ध को ही राक्षसी तांगड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है, और इसे ही जो है बन्नी हट्टी के लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। यह भी जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
खासकर जो पेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जो यूपीपी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके जीएस के लिए जो है ये यहां से जो है हो सकता है आगामी समयों में पूछ ले। और पीसीएस आरओ यूपीएससी वालों को तो पढ़ना ही पढ़ना है। समझ में आई बात? आ गई होगी। यहां आप देखोगे तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? और आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाओगे तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ लिया गया है कि किस युद्ध को राक्षसी तांगड़ी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो आप इसे ही लगा के चले आना। हो सकता है अगला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ ले कि किस युद्ध को जो है बन्नी हट्टी के लड़ाई के नाम से जाना जाता है। तो कुछ भी हो सकता है भैया। समझ में आई बात? आ गई होगी। 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में राक्षसी तांगड़ी के युद्ध में उतरी। अब भैया आपके मन में यह डाउट आ रहा होगा कि ये राम राय कहां से टपक पड़ा। तो आइए मैं आपको जो है इसे अलग से समझा दे रहा हूं। मैंने आपको पीछे पढ़ा दिया था भैया तुलुब राजवंश। क्या पढ़ाया था? तुलुब राजवंश। तुलुब राजवंश के संस्थापक के रूप में मैंने आपको एक आदमी का नाम बता दिया था और फिर मैंने आपको सबसे महान शासक के बारे में बताया था, राजा कृष्णदेव राय के विषय में। राजा कृष्णदेव राय। और इनके बाद भी जो है हो सकता है कई शासक हुए हों, ऐसा आप मानते चलिए। फिर इसके बाद आप देखोगे एक शासक होते हैं सदाशिव राय। सदाशिव राय जब शासक होते हैं तो उनके समय में वास्तविक शक्ति जो है राम राय के हाथ में होती है। राम राय है ना। तुलुब वंश के शासक होते हैं सदाशिव राय। सदाशिव राय के समय जो है वास्तविक शक्ति राम राय के हाथों में होती है और यही राम राय हैं जो इस युद्ध में जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक तरफ तो राम राय हैं और दूसरी तरफ आप देखोगे तो बीजापुर है, अहमदनगर है और गोलकुंडा है। इनकी सबकी संयुक्त सेनाएं हैं जिनके द्वारा राम राय जो है बहुत तगड़ा पिटता है। राम राय जो है बहुत ज्यादा मार खाता है और इसी मार खाने के रास्ते, इसी तालीकोटा के युद्ध के रास्ते जो है विजयनगर का पतन हो जाता है। और एक क्वेश्चन आपसे यहां पूछा जाता है कि किसने भैया इस युद्ध में भाग नहीं लिया, तो आपको बताना है बरार, है ना। बरार जो है इस युद्ध में भाग नहीं लेता है। यहां से आप देखोगे, इस लाइन से आप देखोगे तो आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया है। एक नहीं कईयों बार पूछ लिया गया है, इसीलिए मैंने हाईलाइट कर दिया। ये हो गया। तो ये हो गया विजयी सेनाओं ने इतिहास में पहली बार विजयनगर शहर में प्रवेश किया और कई महीनों तक इसे लूटा। इस युद्ध को जो है आमतौर पर विजयनगर के अंत का संकेत माना जाता है।